नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि पिछले जो अपने 4 वीडियो लेक्चर हैं उनमें हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा, उनमें अपने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा और उनके बारे में अपन ने तुलनात्मक अध्ययन भी किया। इसके अलावा हमने ठोस को क्लासिफाइड ठोस के वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें ठोस पदार्थों को अंतराणविक बलों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था, जिनमें आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने एक वर्गीकरण और पढ़ा ठोस पदार्थों का, जिसमें ठोस को उसके फंडामेंटल जो पार्टिकल हैं, जो कंपोनेंट पार्टिकल है, उनके बेस पर उसकी 2 कैटेगरी बनाई गई थी। एक था क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा था अमोर्फस सॉलिड या फिर एक्सक्लूसिव ठोस, और इन दोनों का अपन ने तुलनात्मक अध्ययन किया। आज हम इस ठोस अवस्था के जो वीडियो लेक्चर 5 है, इस 5वें लेक्चर में हम क्रिस्टल जालक और इकाई कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिस्टल जालक क्या होता है और इस क्रिस्टल जालक के निर्माण में इकाई कोशिका का क्या रोल है और इकाई कोशिका किसे कहते हैं और इकाई कोशिकाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टल जालक एवं इकाई कोशिका। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, इसे अपन एकक कोशिका भी बोलते हैं। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टल मतलब क्रिस्टलीय पदार्थ यानी ठोस, और जो क्रिस्टलीय पदार्थ हैं, जो ठोस हैं, वो किस प्रकार के होते हैं? त्रिविमीय होते हैं, यानी 3D होते हैं, यानी इनकी लंबाई भी होती है, इनकी चौड़ाई भी होती है और इनकी ऊंचाई भी होती है। लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है, तीनों चीजें होती हैं। इसका मतलब ठोस का कोई न कोई निश्चित आयतन होता है, और चाहे पदार्थ क्रिस्टलीय हो, अक्रिस्टलीय हो, द्रव हो, गैस हो, कुछ भी हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। यहाँ हम उन पार्टिकल्स को बोल रहे हैं फंडामेंटल या कंपोनेंट पार्टिकल, यानी अवयवी कण कह रहे हैं, अवयवी कण यानी कंपोनेंट पार्टिकल्स। अब क्रिस्टलीय ठोस त्रिविमीय होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं और अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। क्रिस्टलीय का मतलब अवयवी कण एक निश्चित नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो अब क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं अपन? यदि हम इन अवयवी कणों को त्रिविमीय यानी तीनों अक्षों पर एक निश्चित नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित कर दें, तो व्यवस्थित करने के बाद जो संरचना उत्पन्न होती है, उस संरचना को अपन बोलते हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक को अपन किस प्रकार डिफाइन करेंगे? अवयवी कणों को जब हम त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय पैटर्न में, एक निश्चित ज्यामितीय प्रकार से व्यवस्थित कर दें, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था बनती है, उस व्यवस्था को अपन बोलते हैं क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन क्या हो गई? क्रिस्टल जालक की परिभाषा यह हो गई कि अवयवी कणों की त्रिविम में नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं। That means regular geometrical arrangement of fundamental particle or component particle is known as crystal lattice. अपन इसे समझने के लिए अपन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम
और अपने को ये पता है कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं Na+ और Cl-। जब XRD तकनीक यानी एक्स-रे डिफ्रैक्शन तकनीक के माध्यम से सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन किया जाता है तो पता चलता है कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन अष्टफलक के रूप से तथा एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन अष्टफलक के रूप से घेरे रहते हैं। और क्रिस्टल के अंदर घनीय प्रकार की इकाई कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें क्लोराइड आयन जो हैं वो घन के कोनों पर और प्रत्येक फलक के केंद्र में तथा सोडियम धन आयन जो हैं वो किनारों के मध्य तथा घन के केंद्र में उपस्थित होते हैं। जैसे हमारे पास एक घन है, हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का एक पार्ट बना रहे हैं। जिसके द्वारा हम क्रिस्टल जालक को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। ये एक घन है हमारे पास, यानी कुछ आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ डिब्बों को आपस में सटा करके एक दूसरे के पास रखा गया है। इस क्रिस्टल संरचना में सोडियम आयन कहाँ स्थित होते हैं, क्लोराइड आयन कहाँ स्थित होते हैं। क्लोराइड आयनों को हम सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सोडियम आयन को अपन सॉलिड सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है Cl- आयन और ये हैं Na+ आयन। क्लोराइड आयन कहाँ स्थित होते हैं? क्लोराइड आयन स्थित होते हैं घन के कोनों पर प्लस प्रत्येक फलक के केंद्र में। और सोडियम आयन स्थित होते हैं किनारों के मध्य प्लस घन के केंद्र में। इसका मतलब अवयवी कण एक निश्चित नियमित पैटर्न में व्यवस्थित है। अब हमने क्या किया, इन कणों को व्यवस्थित करना शुरू किया। ये है अपने अवयवी कण और ये एक डिब्बा है, ये एक घन है, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, यानी ये त्रिविमीय संरचना है। इस त्रिविमीय संरचना में हम हमारे अवयवी कणों को व्यवस्थित कर रहे हैं और व्यवस्थित करेंगे। जब अवयवी कणों को त्रिविम में नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित करेंगे तो व्यवस्थित करने के बाद जो संरचना बनती है उस संरचना का नाम रख देते हैं अपन क्रिस्टल लैटिस। अब अपन एक निश्चित नियमित व्यवस्था में क्लोराइड आयनों को घन के कोनों पर रखते हैं। यहाँ क्लोराइड आयन, यहाँ क्लोराइड आयन, यहाँ क्लोराइड आयन, यहाँ क्लोराइड आयन, 4 कोने ऊपर हो गए, 4 कोने नीचे, यहाँ क्लोराइड आयन, यहाँ क्लोराइड, यहाँ क्लोराइड आयन और यहाँ क्लोराइड आयन। और प्रत्येक फलक के केंद्र में एक घन के 6 फलक होते हैं। ऊपर वाले फलक के केंद्र में, नीचे वाले फलक के केंद्र में, इस साइड वाले फलक के केंद्र में, इस साइड के फलक के केंद्र में, सामने वाले फलक के केंद्र में और पीछे वाले फलक के केंद्र में। एक घन के 6 फलक होते हैं। इस प्रकार हमने फलकों के केंद्र में भी 6 क्लोराइड आयनों को सेट कर दिया। यानी क्लोराइड आयनों की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था है जिसमें क्लोराइड आयन इस क्रिस्टल जालक में व्यवस्थित रहेंगे। अब दूसरी बात करें अपन सोडियम आयनों की। सोडियम आयन स्थित होते हैं किनारों के मध्य और घन के केंद्र में। अब इस घन के कितने किनारे हैं? 4 किनारे ऊपर, 4 किनारे नीचे और 4 किनारे साइड में हैं। टोटल 12 कॉर्नर हो गए इसके। तो सोडियम आयन एक यहाँ स्थित है, एक सोडियम आयन यहाँ स्थित है,
एक सोडियम आयन यहाँ स्थित है, एक सोडियम आयन यहाँ स्थित है। चार किनारे ऊपर हैं और प्रत्येक किनारे के बीच में अपन ने एक सोडियम आयन को रख दिया। एक सोडियम आयन यहाँ स्थित, एक सोडियम आयन यहाँ, एक यहाँ स्थित है और एक सोडियम आयन यहाँ स्थित है। एक सोडियम आयन यहाँ स्थित है, नेक्स्ट एक यहाँ स्थित, एक सोडियम आयन यहाँ स्थित है और एक यहाँ स्थित है। और घन के केंद्र में एक यहाँ घन के केंद्र में भी स्थित है। ये हो गए सोडियम क्लोराइड के एक क्रिस्टल की संरचना, जिसमें क्लोराइड आयन घन के कोनों पर और प्रत्येक फलक के केंद्र में और सोडियम आयन किनारों के मध्य एक निश्चित ज्यामितीय पैटर्न है, जिसमें एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम धनायन और एक सोडियम धनायन को 6 क्लोराइड ऋणायन चारों तरफ से अष्टफलकीय रूप से घेरे रहते हैं। कैसे? जैसे अपन घन के केंद्र में स्थित इस सोडियम आयन की बात करते हैं। इस सोडियम आयन के निकटवर्ती स्थित जो क्लोराइड आयन है, जिनमें से एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। यानी अगर इस बीच वाले सोडियम आयन को मैं बाहर निकाल के दिखाऊं आपको, तो ये बीच वाला सोडियम धनायन है, इसके इस तरह से यहाँ एक क्लोराइड आयन और एक यहाँ क्लोराइड आयन, एक ऊपर क्लोराइड आयन, यहाँ क्लोराइड आयन और एक यहाँ क्लोराइड आयन, और दो ये साइड में इस तरह से। ये 6 क्लोराइड आयन इस एक सोडियम आयन को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। और जब अपन इन 6 क्लोराइड आयनों के केंद्रों को आपस में मिलाते हैं तो एक संरचना बनती है अष्टफलकीय संरचना। तो एक क्लोराइड आयन को, एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन और इसी प्रकार से एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन अष्टफलकीय रूप से घेरे रहते हैं। हमने क्या किया, अवयवी कणों को त्रिविम में एक निश्चित नियमित क्रम में व्यवस्थित किया और व्यवस्थित करने के बाद जो संरचना उत्पन्न होती है उसी संरचना का नाम रख देते हैं अपन क्रिस्टल जालक। तो ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल हो गया। ये हमने उसका एक टुकड़ा बनाया है। ऐसी और भी आगे पीछे बहुत सी संरचनाएं हैं सोडियम और क्लोराइड आयनों की। तो क्रिस्टल जालक को अपन किस प्रकार परिभाषित करेंगे, अवयवी कणों के त्रिविम में एक निश्चित नियमित व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है इकाई कोशिका की, कि इकाई कोशिका क्या है, इकाई कोशिका किसे कहा जाता है। इकाई कोशिका इसी क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा पार्ट है। और जब अपन बहुत सी इकाई कोशिकाओं को एक दूसरे के नज़दीक व्यवस्थित कर देते हैं तो व्यवस्थित करने से पुनः क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। जैसे इसे समझने के लिए अपन यूँ समझ सकते हैं, जैसे कि दीवार है, दीवार को यदि अपन क्रिस्टल जालक मान लें तो उस दीवार का एक छोटा पार्ट है उसकी ईंट। यानी ईंट, दीवार अगर क्रिस्टल जालक है तो ईंट क्या बन गई, उसके लिए इकाई कोशिका बन गई। और इकाई कोशिकाओं को यदि अपन बार बार पुनरावृत्ति करें, इकाई कोशिकाओं को यदि अपन रिपीट करें, जैसे ईंटों को अपन यदि रिपीट करते जाएं, व्यवस्थित करते जाएं एक निश्चित नियमित क्रम में, तो दीवार का निर्माण हो जाता है या अन्य किसी दूसरी संरचना का निर्माण हो जाता है। तो इकाई कोशिका क्या है, इकाई कोशिका इस क्रिस्टल जालक का एक छोटा पार्ट है, वो छोटे से छोटा पार्ट है जिसको यदि अपन बार बार दोहराएं तो दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक पुनः उत्पन्न हो जाता है। तो यदि इकाई कोशिका को अपन डिफाइन करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, किसी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने पर या जिसे बार बार पुनरावृत्त करने पर, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति की जाए तो पुनरावृत्ति के बाद संपूर्ण क्रिस्टल जालक का पुनः निर्माण होता है। इस प्रकार की सबसे छोटी इकाई को अपन बोलते हैं इकाई कोशिका। इसे यूं भी समझ सकते हैं जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को यदि अपन क्रिस्टल जालक मान लें तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, इसकी सबसे छोटी इकाई हुई हमारी कोशिका।
कोशिकाएं बार बार पुनरावृत होकर पूरे शरीर का निर्माण कर लेती हैं, उसी प्रकार इकाई कोशिकाएं, बहुत सी इकाई कोशिकाएं व्यवस्थित होकर के या रिपीट होकर के पुनरावृत्ति करके क्रिस्टल जालक को उत्पन्न कर देती हैं। तो किसी क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी संरचनात्मक इकाई को अपन क्या बोलते हैं? इकाई कोशिका बोलते हैं। तो इकाई कोशिका को अपन किस प्रकार डिफाइन करेंगे, किस प्रकार परिभाषित करेंगे? किसी क्रिस्टल जालक की यदि अपन इकाई कोशिका को डिफाइन करें, यूनिट सेल को अपन किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? किसी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी संरचनात्मक इकाई जिसे बार बार दोहराने पर उन्हें संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। इकाई कोशिका कहते हैं। इकाई कोशिका कहते हैं किसी क्रिस्टल जालक की वो छोटी से छोटी संरचनात्मक इकाई जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का पुनः निर्माण हो जाता है, उस छोटी से छोटी इकाई को अपन बोलते हैं इकाई कोशिका। तो इकाई कोशिकाओं को यदि अपन बार बार दोहराएं तो दोहराने पर पूरा क्रिस्टल जालक पुनः उत्पन्न हो जाता है। तो ये हो गया क्रिस्टल जालक और इकाई कोशिका के बारे में। अब इकाई कोशिकाओं को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 प्रकार की इकाई कोशिकाएं बताई गई है। अगला अपन देखें इकाई कोशिकाओं का प्रकार। इकाई कोशिका को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 प्रकार की इकाई कोशिकाएं बताई गई है। पहली इकाई कोशिका बताई गई है सरल या आद्य इकाई कोशिका। सरल या आद्य इकाई कोशिका यानी सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट्स है। नेक्स्ट जो अगली कैटेगरी बताई गई है यूनिट सेल की, वो बताई गई है काय केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। इसको अपन बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स है और शॉर्टकट में अपन बोलते हैं इसे बीसीसी इकाई कोशिका। तीसरा जो प्रकार है वो है फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, इसे अपन बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्टकट में अपन बोलते हैं इसे एफसीसी यूनिट। और यूनिट सेल का जो चौथा प्रकार है वो है आधार केंद्रित
आधार केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, आधार केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, यानी इसे अपन बोलते हैं एंड या बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड भी बोलते हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्टकट में अपन इसे बोलेंगे ईसीसी। तो ये 4 प्रकार की इकाई कोशिकाएं बताई गई हैं। सरल इकाई कोशिका या आद्य इकाई कोशिका यानी सिंपल और प्रिमिटिव। दूसरी प्रकार की है काय केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, जिसे अपन बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी बीसीसी। तीसरी प्रकार की इकाई कोशिका बताई गई है फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, यानी अपन इसे शॉर्टकट में बोलते हैं एफसीसी यूनिट सेल। और चौथी है आधार केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, जिसे अपन बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी ईसीसी प्रकार की यूनिट सेल। अब ये क्या है और इनका क्रिस्टल जालिक के निर्माण में क्या योगदान है, पहले अपन एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। पहली कैटेगरी है अपनी सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल क्या होती है? सिंपल यूनिट सेल वह इकाई कोशिका होती है, जितनी भी इकाई कोशिकाएं अपन पढ़ेंगे ये सारी की सारी घनीय प्रकार की हैं, घन है, इनकी लंबाई है, एक निश्चित लंबाई है, इनकी चौड़ाई है और ऊंचाई। सरल इकाई कोशिका का मतलब है वह इकाई कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल घन के अवयवी कण केवल घन के कोनों पर स्थित होते हैं, यानी ऐसी इकाई कोशिकाएं या ऐसी इकाई कोशिका जिसमें अवयवी कण कंपोनेंट पार्टिकल केवल और केवल घन के यानी क्यूब के कॉर्नर पर अरेंज होते हैं, ऐसी यूनिट सेल को अपन सरल या प्रिमिटिव प्रकार की यूनिट सेल कहते हैं। यदि अपन इसकी संरचना बनाएं तो संरचना जैसे एक घन बनाते हैं अपन, ये अपने पास एक घन हो गया, और यदि इसमें अपने को कंपोनेंट पार्टिकल अरेंज करने हो, यदि अपन इसको सिंपल यूनिट सेल बनाना हो तो अपन अवयवी कण केवल और केवल इस घन के इस क्यूब के कॉर्नर पर अरेंज करेंगे, यानी एक अवयवी कण इस कोने पर, 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 इसी प्रकार 4 नीचे के कॉर्नर पर भी 4 अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। तो इस यूनिट सेल को, इस इकाई कोशिका को अपन कहेंगे सरल या आद्य प्रकार की इकाई कोशिका। अब इस इकाई कोशिका में कणों की संख्या की गणना करनी होती है हमें कि कुल कितने पार्टिकल हैं। तो अपन कैसे करेंगे, ये जो कोने का जो कॉर्नर का पार्टिकल है, इस कॉर्नर के एक पार्टिकल का इस एक डिब्बे में कितना कंट्रीब्यूशन है, ये पार्टिकल अपना कितना योगदान इस डिब्बे के लिए कर रहा है। तो अपने को पता है कि जैसे ये एक यूनिट सेल है, या अपन ये माने कि ये एक कमरा है, ये घन है, इस घन के नज़दीक अपन एक घन यहाँ और रख सकते हैं, और इस कॉर्नर को लेकर चलते हैं अपन, इस घन के नज़दीक अपन यहाँ एक दूसरा घन रख सकते हैं, और ये कॉर्नर उन दोनों घनों को स्पर्श करेगा। इसी प्रकार इस घन के पीछे भी एक घन रखा जा सकता है। इस घन के पीछे जब अपने घन रखेंगे पिछले साइड में, तो उस घन का भी एक कॉर्नर यहाँ अरेंज हो जाएगा। यानी यूं अपन इस कोने को यूं व्यवस्थित कर सकते हैं, यूं बता सकते हैं कि जैसे ये 4 घन हैं, जिसे अपन ऊपर से देख रहे हैं, और ये जो कोना है ये कोना है। तो ये जो पार्टिकल है ये इन चारों घनों को स्पर्श कर रहा है। यानी अगर ऐसी ही व्यवस्था हो तो ये पार्टिकल 4 भागों में डिवाइड हो गया। अब ऐसे ही 4 घन और हम इन घनों के ऊपर रख सकते हैं, तो टोटल 4 तो ये हो गए, इन्हीं के 4 ऊपर 4 और रख दिया अपन ने, तो यहाँ इस जगह पर कुल 8 कॉर्नर हो गए। और ये जो पार्टिकल है ये उन 8 घनों को समान रूप से स्पर्श करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक डिब्बे के लिए, इस एक घन के लिए
इस पार्टिकल का जो योगदान है वो कितना हो गया, 1/8। इसी प्रकार इस पार्टिकल के लिए भी 1/8, इस क्यूब के लिए भी 1/8 कंट्रीब्यूशन हो गया, इसके लिए भी 1/8 कंट्रीब्यूशन हो गया, इसके लिए भी 1/8। इसी प्रकार जो ऊपर 4 क्यूब रखे गए हैं उनके लिए भी ये पार्टिकल अपना 1/8वां जो भाग है वो कंट्रीब्यूट कर पाता है। इसका मतलब ये है कि कॉर्नर पर जो पार्टिकल स्थित होता है, कॉर्नर पर जो पार्टिकल होता है उस पार्टिकल का इस घन के लिए 1/8वां भाग ही कंट्रीब्यूट हो पाता है। तो कॉर्नर पर स्थित यानी कोने पर स्थित, यदि अपन इस सिंपल यूनिट सेल में कणों की गणना करें, कणों की संख्या की गणना करें अपन, तो अपन ये कह सकते हैं कि कोने पर स्थित कण का योगदान कितना होता है, कोने पर स्थित कण का योगदान, कण का योगदान हो गया 1/8। अब अपने पास कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यदि एक कोने का पार्टिकल अपना 1/8वां हिस्सा इसके लिए कंट्रीब्यूट करता है तो इस घन में जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी 8 कॉर्नर हैं, उन 8 कॉर्नरों पर स्थित कोनों पर स्थित कणों का कुल योगदान कितना हो गया। यदि एक पार्टिकल का योगदान 1/8 है तो 8 जो पार्टिकल हैं उनका कुल योगदान कितना हो गया। अतः सरल इकाई कोशिका में कणों की कुल संख्या बराबर एक कण का 1/8, तो 8 कणों का कितना हो गया, 1। ये कुल कितने कण होते हैं सिंपल यूनिट सेल में, सिंपल यूनिट सेल में कुल कणों की संख्या होती है 1। दिखने में अपने को कितने पार्टिकल दिख रहे हैं, 8 पार्टिकल दिख रहे हैं, लेकिन ये पूरा पार्टिकल इस घन के लिए नहीं है, ये अन्य 7 और यूनिट सेल के लिए भी कंट्रीब्यूशन करता है। इस यूनिट सेल को इस कण का केवल 1/8वां हिस्सा ही मिलता है, तो 1/8वां हिस्सा इसका मिल गया। प्रत्येक पार्टिकल का 1/8वां हिस्सा काम में आता है, तो एक कण का योगदान 1/8 है, तो 8 कणों का योगदान कितना हो गया, 1/8 × 8 = 1। यानी सिंपल यूनिट सेल में कुल कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो ये तो हो गई सिंपल प्रकार की यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल क्या होगी, सिंपल यूनिट सेल वो यूनिट सेल है जिसमें अवयवी कण जो कंपोनेंट पार्टिकल हैं वो केवल और केवल यूनिट सेल के कॉर्नर पर अरेंज होते हैं। ऐसी यूनिट सेल को अपन बोलते हैं सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट दूसरी प्रकार की अपनी कैटेगरी है, दूसरी जो कैटेगरी है अपनी वो है काय केंद्रित घनीय यूनिट सेल का दूसरा प्रकार है काय केंद्रित घनीय इकाई कोशिका यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे अपन शॉर्टकट में बोलते हैं बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल काय का मतलब बॉडी, सेंटर्ड का मतलब सेंटर। इसका मतलब पूरी इकाई कोशिका के कोनों पर तो पार्टिकल रहेंगे ही, कोनों के साथ साथ बीसीसी प्रकार की यूनिट सेल में जो फंडामेंटल पार्टिकल या कंपोनेंट पार्टिकल है वो कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में भी स्थित रहेगा। तो यदि अपन इसको डिफाइन करें तो अपन इसको डिफाइन करेंगे कि वह इकाई कोशिका जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में भी स्थित होता है, वह इकाई कोशिका जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में भी
घन के केंद्र में भी स्थित होते हैं। इस प्रकार की इकाई कोशिका को अपन बोलते हैं बीसीसी प्रकार की इकाई कोशिका। अब बीसीसी प्रकार की इकाई कोशिका की यदि अपन संरचना बनाएं तो इसी प्रकार का एक घन ड्रॉ करेंगे अपन, जिसमें घन के प्रत्येक कॉर्नर पर एक फंडामेंटल पार्टिकल यानी कंपोनेंट पार्टिकल अरेंज कर देंगे। साथ ही साथ घन के केंद्र में भी एक फंडामेंटल पार्टिकल स्थित होता है, यानी डिब्बे के बिल्कुल बीच में। अब यदि अपन बीसीसी प्रकार की इकाई कोशिका के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल की कैलकुलेशन करें तो अपने को पता है कि कॉर्नर पर स्थित जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है ये 8 इकाई कोशिकाओं को स्पर्श करता है। एक तो ये खुद हो गई और 7 अन्य और हो गई। लेकिन डिब्बे के बीच में ये जो पार्टिकल स्थित है ये पार्टिकल केवल और केवल इसी यूनिट सेल के लिए काम आता है। ये किसी दूसरी अन्य यूनिट सेल को स्पर्श नहीं करेगा या उसके लिए इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे ये जो पार्टिकल है ये इस घन के इस डिब्बे के बिल्कुल बीच में है। ये ऐसा नहीं है कि किसी दीवार पर स्थित है, ये बिल्कुल घन के बीचों बीच स्थित है। जब अपन कोई दूसरी यूनिट सेल को इसके पास रखते हैं, कोई दूसरा डिब्बा रखते हैं, तो ये जो पार्टिकल है ये अन्य किसी और घन को स्पर्श नहीं करेगा। इसका मतलब ये पार्टिकल पूरा का पूरा ही अपना योगदान इस यूनिट सेल को कर रहा है, किसी अन्य और यूनिट सेल को अपना जीरो योगदान यानी जीरो कंट्रीब्यूशन है। ये पूरा का पूरा इसी के लिए यूज होता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ तक तो सेम वैसा ही होगा जैसा कि अपन ने सिंपल यानी प्रिमिटिव में पढ़ा कि कोने पर स्थित कण का योगदान होता है 1/8। तो कोनों पर स्थित कणों का कुल योगदान हो गया कोनों पर स्थित कणों का कुल योगदान। अगर एक कण का 1/8 है तो अपने पास कितने कोने हैं? 8 कोने हैं। तो एक पार्टिकल तो ये बन गया कॉर्नर वाला। घन के केंद्र में स्थित घन के केंद्र में स्थित कण का योगदान। घन के केंद्र में एक कण स्थित है और इस एक कण का योगदान पूरा 1 है, यानी ये इस इकाई कोशिका के लिए ही यूज होगा, अन्य किसी इकाई कोशिका के लिए यूज नहीं होगा। तो एक कण ये हो गया। टोटल कितने हो गए? एक कण कॉर्नर वाले हो गए और एक कण केंद्र वाला हो गया, सेंटर वाला हो गया। तो इस प्रकार बीसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? 2 पार्टिकल हो गए। तो सिंपल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होते हैं, जबकि बीसीसी प्रकार की यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 2 पार्टिकल होते हैं। बीसीसी सरल इकाई कोशिका का मतलब है कि अवयवी कण केवल और केवल घन के कोनों पर स्थित होते हैं, जबकि बीसीसी प्रकार की इकाई कोशिका में अवयवी कण या कंपोनेंट पार्टिकल घन के कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में भी स्थित होता है। तो जब घन के केंद्र में भी स्थित होता है तो अपन उसे कहेंगे बीसीसी प्रकार की यूनिट सेल। यूनिट सेल का जो तीसरा टाइप है जिसमें अपन कह रहे हैं फलक केंद्रित। अपना तीसरा प्रकार है यूनिट सेल का फलक केंद्रित, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसे अपन शॉर्टकट में कहेंगे एफसीसी इकाई कोशिका। एफसीसी, अब इसके नाम में अपने को पता चल रहा है फलक। फलक का मतलब जैसे कमरा है तो कमरे की एक जो दीवार है वो एक फलक होती है। इस प्रकार एक घन के कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार की इकाई कोशिका में अवयवी कण घन के कोनों पर तो स्थित रहेंगे ही, साथ ही साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में भी अवयवी कण स्थित होते हैं। तो इस प्रकार की इकाई कोशिका या वह इकाई कोशिका जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में भी स्थित होता है, इस प्रकार की यूनिट सेल को अपन बोलते हैं फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। यदि अपन इसको परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे? वह इकाई कोशिका जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में भी
स्थित होता है। प्रत्येक फलक के केंद्र में भी स्थित होता या होती। ऐसी यूनिट सेल को अपन कहेंगे एफसीसी यानी फलक केंद्रित घनीय यूनिट सेल। यदि अपन इसकी संरचना बनाना चाहें तो कोनों पर तो अवयवी कण रहेंगे ही, साथ ही प्रत्येक फलक के केंद्र में भी रहेंगे। यानी एक फलक, ऊपर वाला फलक, इसके केंद्र में पार्टिकल आ गया, नीचे वाले फलक के केंद्र में भी पार्टिकल आ गया, इस फलक के केंद्र में भी पार्टिकल आ गया, इस वाले फलक के केंद्र में भी। एक ये सामने वाला फलक है, ये इस फलक के केंद्र में भी ये पार्टिकल, और ये जो पीछे वाला फलक है ये, इस फलक के केंद्र में भी ये पार्टिकल आ गया। कुल 6 फलक हैं, इसलिए अपन ने 6 पार्टिकल ये फलक वाले बना दिए। 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। इस प्रकार से कोनों पर स्थित पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। फलक पर स्थित जो पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन, जैसे दीवार है अपनी, ये दीवार जो है, ये दीवार 2 कमरों को शेयर है, ये इस साइड वाला कमरा और पिछले साइड वाला कमरा। तो यहाँ अगर कोई पत्थर रख दिया जाए इस दीवार में, तो वो पत्थर उन दोनों कमरों के लिए यूजफुल होता है। इसका मतलब यहाँ जो पार्टिकल रखा हुआ फलक के केंद्र में, उस फलक के केंद्र में स्थित पार्टिकल का योगदान कितना हो गया? पार्टिकल का योगदान हो गया 1/2, यानी वो 2 इकाई कोशिकाओं के लिए यूज होता है। तो अब अपन यदि एफसीसी इकाई कोशिका के में स्थित कणों की संख्या की गणना करें, तो कॉर्नर वाला तो सेम वही कंसेप्ट है कि कोने पर स्थित एक कण का योगदान 1/8 है, तो 8 कणों का योगदान कितना हो गया? 1/8 × 8, एक कण के बराबर। और फलक के केंद्र में स्थित एक कण का योगदान कितना होता है? फलक के केंद्र में स्थित एक कण का योगदान एक बटा 2 के बराबर होता है, क्योंकि ये फलक के केंद्र में स्थित ये जो पार्टिकल है, ये 2 इकाई कोशिकाओं के काम में आ सकता है। 1/2 है तो, और लेकिन टोटल फलक कितने अपने पास? 6 फलक हैं। अतः फलक के केंद्र में स्थित कणों का कुल योगदान हो गया आपका, एक कण का 1/2 है, तो टोटल फलक कितने अपने पास? 6, ये हो गया 3। एक पार्टिकल ये और 3 पार्टिकल ये। तो एफसीसी यूनिट में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? 1 + 3 यानी 4 कण। अगली जो यूनिट सेल है अपनी अंतिम, वो है आधार केंद्रित। अगली यूनिट सेल है अपनी, यूनिट सेल का चौथा प्रकार है अपना आधार केंद्रित। आधार केंद्रित यानी एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि अवयवी कण घन के कोनों पर तो स्थित होते ही हैं, घन के कोनों के साथ साथ किन्हीं भी 2 समांतर फलकों के केंद्र में भी अवयवी कण स्थित होते हैं। यानी वह इकाई कोशिका जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ किन्हीं 2 समांतर फलकों के केंद्र में भी स्थित होते हैं, साथ साथ किन्हीं 2 समांतर फलकों के केंद्र में भी स्थित होते हैं। अब अगर अपन संरचना बनाना चाहें, जैसे ये तो अपने सिंपल, ये बात तो सबके लिए लागू है कि घन के कोनों पर तो सब में ही अवयवी कण रहेंगे। अब कोई भी 2 समांतर फलक, वैसे इसी प्रकार की जो यूनिट सेल है उसमें क्या कहा गया है कि ऐसी इकाई कोशिका जिसमें कंपोनेंट पार्टिकल घन के कोनों के साथ साथ कोई भी 2 समांतर फलकों के, ये 2 समांतर फलक ले सकते हैं अपन, ये आमने सामने, ये ले सकते हैं आमने सामने वाले, ऊपर और नीचे वाला फलक भी ले सकते हैं।
तो जैसे अपन ने ये ले लिया, एक अवयवी कण यहाँ और एक अवयवी कण यहाँ, केवल दो ही फलकों पर है, ये दोनों फलक एक दूसरे के समांतर हैं। तो जब अवयवी कण इकाई कोशिका के कोनों के साथ साथ किन्हीं भी दो समांतर फलकों के केंद्र में स्थित हो, तो इस प्रकार की यूनिट सेल को अपन कहेंगे आधार केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यदि इसमें हम अपन नंबर ऑफ पार्टिकल की कैलकुलेशन करें तो अपने को ये पता है कि कॉर्नर पर स्थित जो पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, और जबकि फेस के सेंटर में यानी फलक के केंद्र में स्थित जो पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 का। तो अब अपने पास कॉर्नर पर स्थित पार्टिकल है 8, तो कॉर्नर पर स्थित टोटल पार्टिकल का टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 1 कण के बराबर, जबकि फलक के केंद्र में स्थित 1 कण का योगदान 1/2 ही है। लेकिन इस बार अपने पास जो 6 फलक है उन 6 फलकों पर सभी फलकों पर पार्टिकल नहीं है, केवल दो ही फलकों पर पार्टिकल हैं अपने पास। तो अब अपन फलक के केंद्र में स्थित कणों का कुल योगदान जो करेंगे वो 6 नहीं करेंगे, अपने पास 2 ही पार्टिकल स्थित हैं, तो इस बार 2 आ गया। एक कण का योगदान 1/2, तो 2 कणों का योगदान हो गया 1/2 × 2 = 1। तो इसी प्रकार की यूनिट सेल में एक कण तो हो गया फलकों के कारण और एक कण आ गया कॉर्नर के कारण, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, 1 + 1 2 पार्टिकल। तो इस प्रकार ये अपनी 4 प्रकार की यूनिट सेल हो गई, जिसमें अपन ने सिंपल यूनिट सेल के बारे में पढ़ा, जिसमें अपन ने बीसीसी प्रकार की यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ा, एफसीसी यूनिट सेल यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ा, और अंतिम जो अपनी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में पढ़ा। और इनमें उपस्थित कणों की संख्या का भी अपन ने कैलकुलेशन किया। घन के कोने पर स्थित एक कण का जो योगदान है वो 1/8 के बराबर होता है, घन के केंद्र में स्थित जो कण का योगदान है वो पूरा इकाई के बराबर होता है, और प्रत्येक फलक के केंद्र में स्थित कण का जो योगदान है वो होता है 1/2 के बराबर। इस प्रकार अपन इकाई कोशिका में स्थित कणों की कुल संख्या की गणना कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो वीडियो है ये आपके हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को देखिए और वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और फिर अपने नोट्स को पढ़िए, और फिर ये देखिए कि क्या चीज़ अब हमारे समझ में नहीं आ रही है। जो भी बात आपके समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे भेज दीजिए, मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। पिछले वीडियो के अंदर एक कमेंट किया आया था कि सर हीरा इतना कठोर क्यों होता है। हीरा कठोर इसलिए होता है क्योंकि हीरे की जो संरचना है, हीरे की संरचना में जो बॉन्ड है या हीरे की जो संरचना है वो नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है, और नेटवर्क का मतलब होता है जाल, यानी बंद सहसंयोजक है लेकिन सहसंयोजक बंद आपस में एक दूसरे में उलझे हुए हैं, यानी एक जाल जैसी संरचना का निर्माण कर लेते हैं, और इस जाल को तोड़ने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। हीरा आसानी से पिघलता नहीं है, या ये जो उलझे हुए बंध हैं, ये जो नेटवर्क टाइप के बॉन्ड हैं, ये तोड़ने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा उच्च तापमान देना पड़ता है। इसी कारण हीरे का जो गलनांक है वो बहुत ज़्यादा होता है, और हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।